नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जेके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। नए साल का पहला दिन है और 2021 पूरी तरह से उम्मीदों से भरा हुआ साल साबित होगा, क्योंकि आज हम आपको पॉइंट वाइज बताएंगे कि आखिर किस किस सेक्टर के अंदर कहां कितनी उम्मीदें हैं। लेकिन जो सबसे बड़े खबर आज की शुरुआत वहीं से करेंगे। वैक्सीनेशन को लेकर कल चलने वाले ड्राई रन से ठीक पहले एक बड़ी मंजूरी मिली है वैक्सीन को। दरअसल जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर सरकार इस मामले में इतना समय क्यों ले रही है। कोरोना वैक्सीन यानी कि कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल को आज हुई बैठक के दौरान दे दी गई है मंजूरी, बल्कि कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल करने को लेकर मंजूरी दे दी गई है कि इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल करने की मंजूरी जो अभी तक पेंडिंग थी, लगातार बैठक हो रही थी, लेकिन आज दरअसल इसे क्लियरेंस मिल गई है। कल से देश भर के अंदर कोरोना का ड्राई रन दरअसल शुरू होगा, लेकिन अब क्योंकि कल जिस तरीके से पूरे देश के अंदर ड्राई रन शुरू होगा, उसमें पहले 4 राज्यों के अंदर हुए ड्राई रन के बाद पूरे देश के अंदर अब इस चीज को परखा जाएगा कि आखिर कोविड की जो वैक्सीन है, वैक्सीनेशन का जो कार्य है वो कैसे आगे बढ़ेगा। एक तरह से रिहर्सल आप इसे कह सकते हैं। कल से देश भर के अंदर कोरोना का ड्राई रन शुरू होना है। उससे ठीक पहले आज हुई बैठक के दौरान कोविशील्ड को आपात इस्तेमाल की यानी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। यानी हम वैक्सीन के बेहद नजदीक हैं और ये कब से लगनी शुरू होगी वैक्सीन, ये ठीक ड्राई रन के बाद कहा जा रहा है कि पता चल पाएगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों के अंदर कैसी ये व्यवस्था रहती है उसको लेकर एक खास तरह का मॉक ड्रिल किया जाएगा। तो चलिए आज हम शुरुआत करेंगे दरअसल कुछ ऐसे बिंदुओं के साथ जिससे आपको ये समझ आएगा कि पूरे साल 2021 में क्या खास रहेगा। लेकिन सबसे पहले कोरोना पर भारत की विजय का रथ जो है कैसे रफ्तार पकड़ रहा है, उससे जुड़ी हुई जानकारी आपको दे। भारत चीन के बाद सबसे ज्यादा पीपी किट बनाने वाला देश बन गया है। इसी कोरोना महामारी के बीच में भारत ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। भारत अब तक 2 करोड़ पीपी किट और 4 करोड़ मास्क एक्सपोर्ट भी कर चुका है। और तो और कोरोना का जीनोम सबसे पहले गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने ही खोजा। एक से बढ़कर एक काम भारत में इस दौरान हुए, जिसमें हैदराबाद के सीरम इंस्टीट्यूट के पास दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन तैयार करने की क्षमता है। दुनिया के कई मुल्कों से वैक्सीन बनाने की यहां डील हो सकती है, ये काम मिल सकता है। कोरोना की सबसे ज्यादा वैक्सीन भारत में ही बनेगी। कई देश बड़ी उम्मीदों के साथ भारत की तरफ इस नजर से देख रहे हैं। अब तक 4 राज्यों में वैक्सीन का जो ड्राई रन है वो सक्सेसफुल रहा है। पिछले हफ्ते ही इसे दरअसल अंजाम दिया गया था। अब 2 जनवरी से पूरे देश के अंदर वैक्सीन का ड्राई रन एक तरह का मॉक ड्रिल किया जाएगा कि आखिर कैसे वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा, कैसे जो जिनको ट्रेनिंग दी गई है मेडिकल स्टाफ वो कैसे काम करेगा। इसके बाद किसी भी वक्त वैक्सीन को भारत मंजूरी दे देगा। ड्राई रन पूरा होने के बाद कोविशील्ड और कोवैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल देने पर एक तरह से विचार चल रहा है, जिसमें कोविशील्ड को दरअसल कहा जा रहा है कि मंजूरी मिली है। वैक्सीनेशन को लेकर भारत में सब तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। आखिरी पड़ाव है इसी बीच में कल भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन से अभी तक 25 जो लोग हैं वो संक्रमित पाए गए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर ये नया स्ट्रेन मिला है। राजधानी दिल्ली में संदिग्धों की संख्या पहले के मुकाबले बढ़ी है। कोरोना वैक्सीन की तैयारी एक तरफ और नए स्ट्रेन के जो मामले मिले हैं उस पर भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 3 संदिग्ध हैं ऐसे जो नए स्ट्रेन से पीड़ित बताए गए हैं। राजधानी दिल्ली के अंदर ये संदिग्ध मिले हैं। इसके अलावा भी अब नए स्ट्रेन में तेजी से जो उछाल आ रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है जितना कि पहले कोरोना जब आया था तब लोगों के अंदर एक दहशत थी, डर था। लेकिन अब इससे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको एहतियात बरतने की जरूरत है। तो सबसे पहले कोरोना के नए स्ट्रेन और वैक्सीनेशन पर होने वाले ड्राई रन को लेकर 2021 में क्या कोरोना महामारी खत्म करने का वैक्सीन एक हथियार है भारत के पास, कितनी उम्मीदें वैक्सीनेशन को लेकर इस समय डॉक्टर्स के जहन में है, इसी पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे खास मेहमान डॉक्टर सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोरोना टास्क फोर्स के जो एंटी कोरोना टास्क फोर्स है उसका आप हिस्सा भी है। सिद्धार्थ जी, मेरा पहला सवाल वैक्सीनेशन को से जुड़ी हुई ड्राई रन को लेकर है। कल का दिन कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद एक आखिरी पड़ाव होगा जिसमें कब से वैक्सीन लगना शुरू होगा, शायद वो तारीख भी जल्द आ जाएगी सामने। नमस्कार प्रियंका जी, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जेके न्यूज के माध्यम से एक बहुत अच्छी खबर है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स कमेटी, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन ड्रग रेगुलेटर
जिनका आज मीटिंग हुआ था, तो उसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन को पूरा ड्राई रन के लिए मंजूरी की पूरी तैयारियां हो गई हैं। एक अपने आप में बहुत अहम ज्यादा पड़ाव है, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो स्टॉक पाइल करे हैं अपनी जितनी मिलियन डोजेज हैं जो देशवासियों को लगेंगी, और आज वो एक लग रहा है कि चैनल के माध्यम से इतनी खुशी हो रही है जाहिर करते हुए, बताते हुए कि हम बहुत जल्दी जो सरकार प्रतिबद्ध थी हर एक नागरिक को वैक्सीन पहुंचाने के लिए, वो सपना जल्द साकार होगा, कोरोना मुक्त रहेंगे। और तब तक हम सबको एक ये भी पता लग जाएगा, क्योंकि 2 डोज में हम इस चीज को कर रहे हैं, फर्स्ट एंड द सेकेंड डोज। फर्स्ट डोज के और 2 डोज के बीच का जो अंतराल है वो करीब करीब 3 वीक्स का रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम ड्राई रन की बात करते हैं, सक्सेसफुल ड्राई रन जो अभी 4 स्टेट्स में हुए थे, जो 4 राज्यों में हुए थे, क्योंकि ये हमारा डिटरमिन कर रहा है पूरा एक क्वालिटी मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे वैक्सीन को ले जाना है, स्पेशल ड्राई पैक्स के अंदर जो आइस पैक्स के जो कंटेनर्स होते हैं। उसके बाद एक उनको फ्रीजर फार्म कहा जाता है, उस फ्रीजर फार्म के तहत उसको पर्टिकुलर स्टोरेज करा जाता है। उसके बाद उसको अनओपन करा जाता है, अनओपन करने के बाद वो वैक्सीनेशन सेंटर्स तक पहुंचा के और फिर उसको हम डिलीवरी देते हैं। और अगर डॉक्टर सिद्धार्थ, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर पॉसिबिलिटीज हैं, कुछ आशंकाएं हैं, कोई मुश्किल आ सकती है क्या ड्राई रन में? क्योंकि अगर हम एक रिहर्सल के तौर पर कोई चीज करते हैं तो हम इसीलिए करते हैं कि कहीं कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्या ये प्रोसेस के अंदर कोई अड़चन ना आए इसलिए होता है, या फिर वैक्सीन दिए जाने के बाद किसी पर कोई किसी तरह का रिएक्शन, या लोग हम तक कैसे पहुंचेंगे, व्यवस्था में कहीं कोई खामी ना रह जाए, इसलिए ड्राई रन होता है? डॉक्टर सिद्धार्थ का रुख करें, लेकिन आपको बता दें कि कल देश के बड़े हिस्से के अंदर, यानी एक राज्य में कई जगहों पर वैक्सीन का ड्राई रन होगा, जिसमें देखा जाएगा कि क्या असल में जब लोगों को वैक्सीन लगने की शुरुआत होगी, मेडिकल स्टाफ किस तरह से वर्क करेगा, कैसे वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा, लोग जब पहुंचेंगे ऐसे सेंटर्स पर तब वहां क्या व्यवस्था होगी, किस तरीके से आगे इस वैक्सीनेशन के कार्य को बहुत सरल तरीके से, आसान तरीके से आगे, यानी कि एक तरह से कामयाबी से बनाया जाए, उसकी एक रिहर्सल की प्रक्रिया आप ड्राई रन को कह सकते हैं, ताकि अलग अलग राज्यों के अंदर जब वैक्सीन पहुंचे तो किसी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। डॉक्टर सिद्धार्थ, अगर आप लोगों को समझाना चाहें कि ड्राई रन से लोग क्या समझें कि किसी तरह की कोई मुश्किल अगर आएगी तो किस लेवल पर हो सकती है, लोगों के सेंटर पहुंचने में, वैक्सीन लगने में, या वैक्सीन कहां जाकर कैसे स्टोर होगी, सारी व्यवस्था कैसी होगी? क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई मुश्किल आएगी तो अभी हल कर लिया जाएगा। जी, मुश्किल तो मेरे ख्याल से प्रियंका जी कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हर एक तरह का एक पूरा फ्रेमवर्क रेडी कर दिया जा चुका है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी आज पूरा देश के सामने साझा करा है कि जो पहली लिस्ट है जिसमें हम हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो कोरोना वैक्सीन के लिए जो हम लोगों ने चयनित करा है, तो वो लिस्ट भी रेडी है। साथ में स्पेशली जो हमारे ससेप्टेबल, जो वल्नरेबल पेशेंट्स हैं कोविड-19, जिसमें हमारे जीरियाट्रिक पेशेंट्स आते हैं, एल्डरली जो मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स आते हैं, उनकी सूची भी सरकार ने, राज्य सरकार ने तैयार करी हुई है। एक बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन के तहत स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और सब स्टेट्स का सबको पूरा समर्थन दिया है और इसमें पूरी सूची को तैयार करने में लगा है। थोड़ा सा एक चैलेंज जो मेरे को लगता है वेदर क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए, क्योंकि इस समय जनवरी का फर्स्ट वीक है जहां पे फॉग का रहता है, तो ट्रांसपोर्टेशन और उसके अलावा मेरे को और कोई चैलेंज नहीं लगता है। और जहां तक देखिए, अब जो वैक्सीन की जो इफेक्टिवनेस है हम सब बता चुके हैं, इट्स गोइंग टू बी हाईली इफेक्टिव, और वो दिन अब दूर नहीं जब हम अपने आप को कोरोना मुक्त भारत का भी एक। और अगर मैं डॉक्टर सिद्धार्थ एक सवाल बहुत सीधा सा मैं आपसे आखिर में पूछती हूँ कि ये ड्राई रन के कितने दिन बाद हमें ये पता चलेगा कि कब से वैक्सीन अवेलेबल होगी या वैक्सीनेशन का कार्य शुरू होगा? प्रियंका जी, ड्राई रन का तहत है कि इसमें हम सब लोग टाइमिंग को एक जरूर मेजर कर लेंगे। एक स्टेप से सेकंड स्टेप, सेकंड प्रोसेस से थर्ड प्रोसेस, और थर्ड प्रोसेस से फाइनल प्रोसेस। वो उसके तहत ही हम लोगों के वॉलंटियर्स भी रेडी करे गए हैं जो इस चीज को एडमिनिस्टर करेंगे। मेरे ख्याल से इस प्रक्रिया में भी बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक तो थैंक्स, हैट्स ऑफ टू हमारे साइंटिस्ट्स और जो रिसर्चर्स हैं जिन्होंने इतनी कम देर में
पूरे वैक्सीन को एक जल्दी मंजूरी दी और 24/7 हार्डवर्क करके आज देशवासियों को नववर्ष के पहले दिन समर्पित करा है। तो इस पूरे प्रोसेस में मेरे को गणतंत्र दिवस भी दूर नहीं है और मेरे ख्याल से 2 हफ्ते से ज्यादा का और ज्यादा समय नहीं लगना। डॉक्टर सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने सवालों का जवाब दिया कि आखिर वैक्सीन को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, ड्राई रन को लेकर क्या चीजें हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए। लेकिन आज अगले कुछ और मिनट हम आपसे अलग अलग टॉपिक पर बात करेंगे, यानी अलग अलग मुद्दे 2021 के अंदर जो अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे सकते हैं, एक इंसान के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, और कहां कहां अब चुनौतियां बची हैं 2021 के अंदर। इन उम्मीदों के पंखों के साथ जब हम नए साल का आगाज देख रहे हैं, तब आने वाले कुछ दिन और कुछ महीने कैसे गुजरेंगे, ये तमाम मुद्दों पर भी निर्भर करता है। यानी आपके आसपास क्या वाकई में व्यवसाय दौड़ने वाला है, अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ने वाली है। सबसे बड़ी बात यह कि बेरोजगारी क्या 2021 के अंदर हल निकलेगा। कोरोना काल में भारत में बेरोजगारी दर चरम पर रही है और अभी भी हम उससे जूझ रहे हैं। भारत की बेरोजगारी दर अक्टूबर महीने में 6.98% रही, जबकि इसी चीज को जो लोग झेल रहे हैं उनके लिए कई बड़ी परेशानियां सामने आई। 2020 में भारत की बेरोजगारी दर 5.4% रही। इसके अलावा अगर अलग अलग राज्यों के लिहाज से आप देखेंगे, आपको लगेगा कि वाकई में एक संकट का सामना इन राज्यों के लोगों ने किया। देश में बेरोजगारी के लिहाज से हरियाणा और राजस्थान टॉप पर रहे हैं कोरोना काल में, बल्कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बेरोजगारी अभी 4.1% है। बेरोजगारी वो मुद्दा बन गया है जिसकी वजह से ये कहा गया था कि करोड़ों लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लेकिन बड़ी तादाद में लोगों की नौकरियां कोरोना काल में गई। हरियाणा में बेरोजगारी दर इस समय 27.3% कोरोना काल में देखी गई है। राजस्थान में 24.1%, जम्मू कश्मीर में 16.1%, हिमाचल प्रदेश में 13.5% और झारखंड में 11.8%। ये स्थिति इस समय देश के अलग अलग राज्यों की है। टॉप 5 वो राज्य जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। इन राज्यों के लोगों के सामने कई मुश्किलात हैं, यानी रोजगार पैदा करने का कोई रास्ता इस समय सरकारों के पास भी नहीं है। कोरोना पर कारोबार पर किस तरह से असर कोरोना का पड़ा है वो भी सोचिए, क्योंकि रोजगार और कारोबार दोनों ही जगह पर इस समय जोरदार झटका 2020 के दौरान लोगों ने झेला है। लॉकडाउन ने छोटे व्यापारियों की दुर्दशा कर दी है। छोटे छोटे व्यापार न सिर्फ बंद हुए हैं, ठप पड़ गए हैं कोरोना काल में। लघु उद्योग और एमएसएमई के जरिए सरकारी जो ऐलान हो रहे हैं वो भी नाकाफी साबित हुए हैं। कोशिश की गई सरकार की तरफ से कि किसी तरह से रफ्तार मिले इन व्यापार को, लेकिन बड़े उद्योगों को भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काफी दिक्कतें आई हैं। कुछ हद तक कुछ ऐसे उद्योग बंद हो गए हैं जिनका सब कुछ आने वाले समय में डिमांड के ऊपर निर्भर करते थे, लेकिन न डिमांड थी और ना ही सप्लाई का तरीका। यहां तक कि मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई थी। कारोबार पर इतना बुरा असर पड़ा है कि अब कारोबार के कारण अर्थव्यवस्था को भी बड़ा धक्का लगा है। अगले कुछ मिनटों में हम आपको कुछ और जानकारी देंगे कि अलग अलग जगहों पर कैसे अलग अलग तरीके से हम 2021 को लेकर उम्मीदें तो जाहिर कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में कारोबार या रोजगार जैसे मुद्दों पर उम्मीद की जा सकती है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्यादा बातचीत के लिए एपी तिवारी जी, अर्थशास्त्री हैं, बहुत बहुत स्वागत है, हमारे साथ चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। एपी तिवारी जी। दानिश इकबाल हैं, बीजेपी नेता हैं आप। दानिश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और गुलशन बुर्गा हमारे साथ हैं, बिजनेसमैन हैं, कारोबारी हैं, बहुत बहुत स्वागत है गुलशन जी आपका भी। मेरा पहला सवाल आपसे है गुलशन जी, 2020 में कारोबार में क्या उतार और चढ़ाव आपने महसूस किया? कोरोना काल में क्या चीजें आपको लगा कारोबार को धक्का देकर गई या बैलेंस रख पाए आप कारोबार को? क्या चुनौतियां 2020 में आपने फेस की जिसके लिहाज से 2021 में कुछ उम्मीद की जा सकती हो? गुलशन जी के पास चलें उससे पहले एपी तिवारी जी, बहुत सारे नुकसान 2020 में हुए हैं, कारोबारियों को हुए हैं, लोग बेरोजगार हुए हैं, नौकरियां गई हैं। 21 में अगर हम कारोबार रोजगार दोनों लिहाज से आपसे जानना चाहें, उम्मीदों भरा साल साबित होगा 2021? चलिए, इस समय की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नए साल में देश को मिली पहली कोरोना वैक्सीन। अब से कुछ देर पहले ही दरअसल मंजूरी दी गई है वैक्सीन को, यानी कि देश के अंदर बन रही वैक्सीन को अब मंजूरी मिल गई है। इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर जो विचाराधीन थी, कोविशील्ड के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। अब से कुछ देर पहले ही बैठक के अंदर इस पर विचार मंथन हुआ है और नए साल के पहले ही दिन
देश को पहली कोरोना वैक्सीन मिल गई है, क्योंकि नए साल में अब वैक्सीनेशन का कार्य शुरू होगा। 1 जनवरी साल का पहला दिन और आज ही पहली वैक्सीन जो है कोरोना की वो देश को मिल गई है। लगातार इस मामले को लेकर बैठकों का दौर चल रहा था कि आखिर कौन सी वैक्सीन होगी जिसको इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलेगी। फाइजर वैक्सीन के बारे में भी और जानकारी मांगी गई है। कोविशील्ड के इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। पिछली बैठक में कहा गया था कि कुछ और जानकारियां ऐसी हैं जो मांगी जा रही हैं। फाइजर वैक्सीन से जुड़ी हुई सरकार ने कुछ और जानकारियां फिलहाल मांगी हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि फाइजर वैक्सीन को लेकर भी, यानी कि उसके इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर विचार किया जा रहा है। 30 करोड़ लोगों को टीका दिया जाना है, जो शुरुआत होगी पहले ही दौर में, यानी कि पहली ड्राइव जब चलेगी वैक्सीनेशन की, उसी बीच में 30 करोड़ लोगों को पहली वैक्सीन की डोज दी जाएगी। कल से ड्राई रन की शुरुआत होने वाली है। देश भर के अंदर अलग अलग राज्यों में बड़ी तादाद में ड्राई रन को कामयाब बनाने के लिए कोशिश की जाएगी, यानी कि यहां स्टोरेज से लेकर वैक्सीन के पहुंचाने, स्टोरेज से लेकर मेडिकल स्टाफ किस तरह से वर्क करेगा, लोग किस तरह से इन सेंटर्स पर पहुंच पाएंगे, व्यवस्था क्या रहेगी। झारखंड के 5 जिलों के अंदर ड्राई रन कल से शुरू होगा, बल्कि इसके अलावा अलग अलग राज्यों के अंदर भी कई जिलों में ड्राई रन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। 10 ऐसे बड़े राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा सबकी नजर है। इसमें न सिर्फ महाराष्ट्र शामिल है, उत्तर प्रदेश शामिल है, यहां तक कि मध्य प्रदेश और कई राज्य ऐसे हैं जहां पर इस समय तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। नए साल के अंदर नई खुशखबरी और नए साल के आगाज के साथ ही नई कोरोना वैक्सीन मिल गई है, जिसमें लगातार हो रही बैठकों में विचार मंथन के बाद इस बात को मंजूरी मिली कि फिलहाल देश के अंदर बन रही पहली वैक्सीन इस समय इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई है। एपी तिवारी जी, मेरा सवाल कारोबार रोजगार को लेकर है। 2021 में कितनी उम्मीदें हम लगाकर चलें इन दोनों ही मामलों में? देखिए, कोरोना संकट से अर्थव्यवस्था को झटका तो लगा था, लेकिन अब जब हमने एक तरह से कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली है, वैक्सीन आ गई है, अब ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में सुधार के लक्षण तो पहले से भी दिख रहे थे। जैसे अगर देखें, पहली तिमाही में 2020-21 के लगभग 24% से जीडीपी में कमी आई थी, लेकिन दूसरी तिमाही में जो घटोतरी हुई वो अपेक्षा से अधिक कह सकते हैं संतोषजनक रही, 7% के इर्द गिर्द रही। ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि 2021 का जो वर्ष होगा, जो आरंभ हो चुका है, इसमें खास तौर पर जो जीडीपी की ग्रोथ रेट पूरे 21-22 वर्ष के लिए, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आकलन किया जा सकता है कि ये 2 अंकों तक जाएगी। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो गणितीय तौर पे देखा जाए तो लो बेस से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। एक नेगेटिव ग्रोथ जोन में रही जो पहली और दूसरी तिमाही में, उसके आगे बढ़ेगी। ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण ये होगा कि यह 11 से 12% भी जीडीपी की ग्रोथ रेट हो सकती है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो मंदी का दौर चला, कह सकते हैं कोरोना, आप कह रहे हैं कि 2020 में तो बहुत सारे झटके लगे, 21 में हम कह सकते हैं कि उस तरह के झटके नहीं, लेकिन समय लगेगा उबरने में। अगर मैं रोजगार को लेकर सवाल करूं डॉक्टर, इस समय तो कई चीजें ऐसी हैं जो सामने आती हैं और इसमें यह भी नजर आता है कि 2020 का पूरा साल लोग रोजगार के लिए रोते रहे, नौकरियां जाती रही, लेकिन कोई व्यवस्था नजर नहीं आई। दानिश इकबाल जी, कैसे इससे डील करेंगे 2021 में? कारोबार से भी कारोबार अच्छा हो, व्यापारी परेशान ना हो, कारोबारियों के सामने जो 2020 में स्थिति थी वैसी दोबारा ना हो, और रोजगार के मामले पर आप कैसे आगे बढ़ेंगे? बहुत सारे राज्य ऐसे जहां पर 20% के पार है बेरोजगारी दर। देखिए, आज साल का पहला दिन है और साल के पहले दिन ही बड़ी खुशखबरी जो है वो हम सबके सामने है, आपके चैनल के माध्यम से आ रही है कि कोरोना पे जो है हम, जो हमारे रिसर्चर्स, जो हमारे साइंटिस्ट जिस प्रकार से मेहनत कर रहे थे और जिस प्रकार से रिजल्ट आया है, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और देश जो है, अब मुझे लगता है कि इस कोरोना वैक्सीन के आने के बाद से जो कोरोना महामारी चल रहा था, पूरा एक साल 2020 जो है, मार्च से लेकर के अभी तक जो है, जिस पैनिक में रहा है और जिस प्रकार से उसका जो प्रभाव जो है खासकर रोजगार पे पड़ा है, आर्थिक मंदियों पे पड़ा है,
तो उसमें जो है हम काफी आगे निकलेंगे। और इस साल की शुरुआत ही बहुत शुभ हुई है, बहुत अच्छी खबरों के साथ हुई है। तो मुझे पूरा आशा है, पूरा हम सब लोग पॉजिटिव है कि सरकार जो है अपनी तरफ से पूरा एफर्ट देने के लिए सक्षम है और पूरा एफर्ट दे रही है। देखिए बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको लेकर के इस देश के अंदर जो 2021 का साल है उसमें हमें करना है ताकि देश एक मजबूत सशक्त देश हो, देश के नागरिक सशक्त हो। आत्मनिर्भर भारत की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो परिकल्पना है, जो संकल्प है, वो मुझे लगता है कि 2021 में बहुत बड़ी 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 भूमिका निभाने जा रहा है। लोकल फॉर जो वोकल है, जो हर एक व्यक्ति को इस देश के अंदर हर एक जो ग्राम में, गांव में, डिस्ट्रिक्ट में जो वहां का महत्व रखता है जो विषय, उसको देश के प्लेटफॉर्म पे लाना, उसको दुनिया के प्लेटफॉर्म पे लाना, जिससे वहां रोजगार जो है जनरेट हो और वहां के लोगों को रोजगार मिले। तो ये सब विषय बड़ी भूमिका निभाने वाली है प्रियंका जी इस साल में। और देखिए निश्चित तौर पर सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में आर्थिक आधार पर जो है समस्याएं आई थी, रोजगार चले गए थे, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम बाकी मुल्कों से कंपेयर करें अपने देश के, तो हमारी सरकार ने उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करने का प्रयास किया। और जो लोग जिनके रोजगार चले गए थे, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो दिहाड़ी पे काम करने वाले हो, सरकार ने उनकी पूरी चिंता की। सरकार ने उनका चाहे भोजन की व्यवस्था हो, चाहे राशन की व्यवस्था हो, सरकार ने उनका करके दिखाया। या जहां तक हम कोरोना की बात करें, कोरोना काल में अगर अस्पताल की व्यवस्था हो, बेड की व्यवस्था हो, और जिस प्रकार से हमारे साइंटिस्ट और रिसर्चर को प्रधानमंत्री ने जो है हौसला अफजाई की, खुद उनसे बात की, खुद वहां पर जाकर के उनको उस सारे रिसर्च को देखा और समझा, तो मुझे लगता है कि ये एक दूरदर्शी जो प्रधानमंत्री होता है, जो प्रधानमंत्री जो देश की जनता को, जनता के इश्यूज को और हर विषयों पे अपने को लीड करता है। दानिश जी, सवाल ये कि कोरोना की वजह से, हम ये नहीं कह रहे कि सरकार की वजह से लोगों की नौकरियां गई होंगी, हम कह रहे कि सरकार के एजेंडा में लोगों का काम उन्हें वापस मिल जाए, सब कुछ पटरी पर आ जाए, आपके एजेंडा में वो शामिल रहेगा 21 के अंदर। गुलशन जी, आपकी नजर में 2020 में क्या आपने देखा कारोबारियों को खोते पाते, और 21 से क्या उम्मीदें हैं कि अब कारोबार पटरी पर आएगा, लोग जुड़ेंगे फिर से व्यवसाय से, या आपको लगता है कि वैक्सीन आने के बाद भी डर खत्म होगा कि नहीं होगा? कैसे व्यवसाय आगे बढ़ेंगे? आपने जो चुनौतियां देखी 2020 में, उनके बारे में बताएं। देखिए, नव वर्ष की शुभकामनाएं जी को देखते हुए कोरोना का जो भय था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और इस बिजनेस के अंदर जितना नुकसान सिर्फ कोरोना के डर की वजह से हुआ है, और लॉकडाउन होने की वजह से बिजनेसमैन को बहुत नुकसान हुआ। मतलब 30 से 40% बिजनेस भी वो पूरे साल का एवरेज नहीं निकाल पाया जी। जो अब उम्मीदें बढ़ रही हैं, और उम्मीदें बढ़ने की वजह से ये जहां तक मैं समझ रहा हूं कि 70 से 80% 3 महीने के अंदर कवर हो जाना चाहिए। और 3 महीने के अंदर ये कवर हो जाता है तो मेरे ख्याल में बिजनेसमैन की जो काम करने का ढंग है वो उसका लाइन पे आ जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ये 2021 बहुत शुभकामनाएं, शुभ चीजें लेके आ रही हैं अभी से ही। और एक तो कोरोना की वैक्सीन आने की वजह से भी बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है लोगों में जी। और लेबर के अंदर भी अब लेबर को भी रोजगार पूरा मिल रहा है क्योंकि बिजनेस बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चर को भी बिक रहा है। सिर्फ एक दिक्कत यही हो रही है कि जो बढ़ रहा है माल, जैसे स्टील है, पीवीसी है, इसमें रेट 40 से 50% बढ़ गए हैं। और जो आज जीएसटी का दिखा रहे हैं कि जीएसटी में बहुत इंप्रूव हो गया है, जीएसटी का इंप्रूव होने का कारण भी यही है कि जो 40-50% तो रेट बढ़े हैं, उसके ऊपर जो जीएसटी मिली है उसकी वजह से आपका जीएसटी बढ़ गया। लेकिन गुलशन जी, ये अगर हम आपसे जानना चाहें कि कौन से तबके के व्यापारी को ज्यादा नुकसान हुआ होगा, जो इस समय पूरी तरह से सेट लोग हैं जिनको कहीं की बहुत प्रॉफिटेबल सबसे ज्यादा होटल, या कोई आपको लगता है कि छोटे व्यापारी चपेट में आए होंगे इसके? नहीं, छोटा व्यापारी तो बहुत चपेट में आया। जिनके पास अपना बिजनेस बैंक का लोन था, होटल और दुकान किराए की थी, उनको निकालना बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि ये चीजें उनकी बंद नहीं हुई। छोटे व्यापारी को सबसे बड़ा मार यही पड़ा है।
जी। और एक होटल इंडस्ट्री, जिनकी होटल में छोटा व्यापारी था, वो बिल्कुल बंद हो गया। आज 1 साल से उनके पास बिजनेस नहीं था, और सबसे खर्चे सारे उनके रेगुलर थे। सबसे ज्यादा उन्हीं को नुकसान हुआ है। बड़े कारोबारियों ने कुछ दिन के लिए कारोबार बंद किया, अपने मजदूरों को या काम करने वालों को फ्री कर बड़े दिया, व्यापारी के बिल्कुल, और दोबारा शुरू करने का भरोसा दिया। लेकिन जो छोटा व्यापारी है, अगर रेंट पर उसने कोई सर्विस चलाना शुरू किया, कारोबार चलाना शुरू किया, उस पर दोहरी मार पड़ी। ना तो वो पूरी तरह से उस पर दोहरी अपना मार बिजनेस छोड़ पा रहा था, और ना ही इसको कंटिन्यू कर पाया। आपसे और भी सवाल लेंगे आगे, क्योंकि अब ऐसी स्थिति इस समय बनी हुई है एपी तिवारी जी कि अगर हम उम्मीदों के साथ आगे बढ़े तो बहुत कुछ है 21 में करने को, लेकिन अगर कहीं भी हमें छोटा भी झटका लगता है तो फिर से हमें मुश्किल होगा आगे बढ़ना। आपकी नजर में 21 में अगर हमें संभल कर चलना है तो कौन कौन से सेक्टर आपकी नजर में है कि सब थोड़ा समय लगेगा रफ्तार आने में इनमें? देखिए, मोटे तौर पर 1 महीने बाद 2021-22 का केंद्रीय बजट पेश होगा। उम्मीद ये की जाती है कि इसमें खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को तरजीह दी जाएगी, और जैसा ये विषय आ रहा है कि किस तरह रोजगार बढ़ेंगे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ऐसा होता है जिसमें रोजगार की बड़ी प्रबल संभावनाएं होती हैं। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि एक और जहां मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आएगी, साथ ही साथ केंद्रीय बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को तरजीह दी जाएगी। साथ ही एक और बड़ी बात है कि ये बात पहले भी आई चर्चा में कि जैसे होटल है, रेस्टोरेंट, एविएशन और हॉस्पिटैलिटी, जो सर्विसेज हैं, कह सकते हैं, सेवाएं हैं, सेवाओं को भी खास तौर पर बूस्टर देना होगा, क्योंकि सेवाओं का जो हिस्सा है वो जीडीपी में लगभग 55% है। तो सेवाएं, एक तरह से सेवाओं को सबसे ज्यादा झटका लगा है, सेवा क्षेत्र को। तो मेरा ऐसा मानना है कि केंद्रीय बजट जो आगामी होगा उसमें एक और सेवाओं को प्रमोट किया जाएगा। सेवाओं को विशेष रूप में राजकोषीय राहत मिल सकती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर प्राथमिकता दी गई तो कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था में एक और सरकार जहां अपने राजकोषीय संतुलन को साधने में सफल रहेगी, वहीं दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को पुनरुत्थान की तरफ ले जाने के भी कदम उठाए जाएंगे। जहां तक खेती और खेती से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं, उनका परफॉर्मेंस पहले से ही बेहतर है। उम्मीद ये भी है कि जो रबी क्रॉप होगी उसकी बुआई पिछले सालों की तुलना में ज्यादा हुई है, ज्यादा रकबे पर हुई है। अगर रबी की फसल अच्छी जाती है तो उसके सहारे ये कह सकते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक नए तरह का रिकवरी का पाथ तय होगा। और कुल मिलाकर हम समझते हैं इस बात को कि जो लघु कुटीर उद्योग क्षेत्र है, जो सूक्ष्म उद्योग क्षेत्र है, जिसको सरकार ने विशेष कह सकते हैं प्राथमिकताएं भी दी हैं, उधर तरलता को भी काफी मात्रा में झोंका है, उसका परिणाम होगा कुल मिलाकर कि अर्थव्यवस्था में अगर तेजी आती है तो इसके सारे एक और ग्रोथ बढ़ेगी, और ग्रोथ बढ़ने के साथ ही साथ रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। एपी तिवारी जी, आप ये कह रहे हैं कि 2 बड़ी चीजें हैं। एक तो सरकार क्या करेगी तमाम अलग अलग जगहों पर जहां जहां परेशानियां लोगों ने झेली हैं, जिन जिन सेक्टर्स को नुकसान हुआ है या जो कारोबार बंद हो रहे हैं, जहां जहां पर हताशा दिख रही है, उसे उम्मीद में कैसे बदलेगी। और दूसरा ये कि लोग कितना मोटिवेटेड होकर इस समय जब वैक्सीन आ रही है तब बाहर निकलते हैं या निवेश करते हैं, अपना काम शुरू जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी बहुत सारी सर्विसेज शुरू होंगी। हम आगे बढ़े उससे पहले जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि अब जो सब कुछ दारोमदार टिका हुआ है अर्थव्यवस्था को लेकर, वो 2020 के अंदर कैसे डावाडोल रही। अब 2021 के अंदर ये उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे कोरोना वैक्सीन की अवेलेबिलिटी दिखेगी, यानी लोगों तक ये पहुंचेगी, वैसे वैसे अर्थव्यवस्था को लेकर जो सरकार कदम उठा रही है उनका असर दिखना होगा। कोरोना की वजह से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना अभी अधर में है, यानी इसे आगे बढ़ाने के लिए और इसमें तेजी लाने के लिए जरूरत है अब कुछ ऐसा कदम उठाने की सरकार को जिससे लोग इसके साथ जुड़े। लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को मांग आपूर्ति, यानी कि जो अर्थव्यवस्था की स्थिति संभल सकती थी, बेहतर हो सकती थी, दोनों को प्रभावित किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था अपने 2 दशक के सबसे बुरे दौर में नजर आई है इसी कोरोना काल के अंदर, वरना भारत का जो लक्ष्य था $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो पूरा हो सकता था। भारतीय अर्थव्यवस्था नॉमिनल जीडीपी के आधार पर 45 साल के न्यूनतम स्तर पर भी इसी दौरान देखी, बल्कि बेपटरी अर्थव्यवस्था को फिर से
पटरी पर लाना, उसे रफ्तार देना अब सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इस अर्थव्यवस्था में अगर सबसे बड़ा भागीदार कोई है या सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कोरोना ने सबसे ज्यादा असर डाला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर। ऐसे तमाम जगहों पर जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी लगभग वो ठप पड़ गई। कोरोना काल से पहले कारखानों में बड़ी मात्रा में कच्चा माल चीन से आयात होता था, लेकिन कोरोना की वजह से, प्रतिबंधों की वजह से इस पर भी असर पड़ा। भारत की कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल, फार्मा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा प्रभावित इसमें दिखी। जैसे ही कोरोना आया वैसे ही इन सभी पर एक ऐसा साया पड़ा कोरोना का, जिसकी वजह से कामकाज लगभग बंद रहा। कोरोना वायरस का असर सूरत की डायमंड इंडस्ट्री पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा। अब इस पर एक सवाल है मेरा दानिश जी आपसे कि आखिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फिर से शुरू हो, उसी रफ्तार से शुरू हो, और अर्थव्यवस्था जिस दौर का और जिस तरह का सपना सरकार ने देखा, जिस बारे में सोचा, यकीनन पहले ये सपना किसी ने देखा नहीं और किसी ने उसे पूरा करने के बारे में सोचा नहीं। 2021 में बड़ी चीजें जो आपको बता रही हूं, जिससे आपको उम्मीद हो कि हाँ अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगी। प्रियंका जी देखिए, कोरोना की वजह से चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, ये सारी चीजें प्रभावित थीं। अब वो सब चीजें जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है अलग होंगी, खुल करके आएंगी और जो है अब व्यापार बढ़ेगा। और देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत के जो युवा शक्ति है, भारत के पास 60% से ज्यादा जो है युवा हैं और पूरी दुनिया जो है भारत की शक्ति से भली भांति परिचित है। भारत के पास स्किल लेबर भी है, भारत के पास व्यापार भी है और भारत के पास जो है बड़ा मार्केट भी है, ओपन मार्केट भी है। दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट भारत के पास है। तो जो कंपनीज आज चाइना जाती थी और दूसरे देशों में जाती थी, वो अब भारत की तरफ देख रही हैं। उनको ये लग रहा है कि भारत के पास हम जाएंगे तो भारत के पास हमें स्किल लेबर भी मिलेगा, रिसोर्सेज भी मिलेगा और भारत का बड़ा बाजार भी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर इसके वजह से भारत के अंदर जो है अर्थव्यवस्था, ये एक बड़ा कारण भी हो सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पे लौटेगी। और जो हमारा जो $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी की जो बात थी, जो प्रधानमंत्री ने कहा था, वो निश्चित तौर पर उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगा इस कोरोना की वजह से। लेकिन आने वाले समय में जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात है वो और सशक्त तौर पर जो है उभरेगी और हम निश्चित तौर पर इस साल के अंत तक उसको पाने की पूरी कोशिश करेगी सरकार, क्योंकि हमारे पास युवा शक्ति है, रिसोर्सेज है और बड़ा मार्केट है और दुनिया की पूरी शक्ति जो है हमारे तरफ बहुत ही पॉजिटिव वे में देख रही है। और कोरोना के वैक्सीन आने के बाद से जो है भारत जो है आज बहुत अच्छा और आनंदमय महसूस कर रहा है। देश की जनता बहुत आनंद में महसूस कर रही है। जिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आप बात कर रही थी कि बंद है, कल कारखाने बंद हैं, तो मुझे लगता है अब लोगों के अंदर एक हिम्मत होगी, लोगों के अंदर वो जो डर था वो अब समाप्त होगा। अब जो लोग हैं वो काम करेंगे, व्यापार बढ़ेगा और बाकी दुनिया के लोग भी, बाकी देश के लोग भी जो है भारत के साथ जो व्यापार है उसमें बढ़ावा होने जा रहा है निश्चित तौर पर। और अगर गुलशन जी मैं आपसे ये जानना चाहूं, जो इस समय दानिश जी कह रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि हम तो इस समय पूरी तैयारी में है कि 2021 में व्यापारी को, किसी कारोबारी को, किसी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो, यानी जिनका काम भी बंद हुआ था अगर वो दोबारा शुरू करना चाहेंगे तो उनके लिए भी रास्ता होगा, उनके पास भी वैसा बाजार होगा, कस्टमर होंगे और सहायता उन्हें मिलेगी। आपकी नजर में आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि एक कारोबारी को, व्यवसायी को क्या चाहिए? सरकार से क्या वो चीजें हैं जिससे कारोबार आसान हो सकता है? और सरकार को ये मदद अगर कारोबारियों तक पहुंचानी हो, कौन कौन सी चीजों पर काम करने की जरूरत है अगर कारोबार को या कारोबारियों को संतुष्ट करना है और रफ्तार देनी है 2021 में? देखिए, सरकार अपनी तरफ से पूरा कर रही है जी। सरकार ने एमएमटीसी वगैरह में भी सब 20% तक एक्स्ट्रा दिया है कि आप लोन ले लीजिए, पैसा मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा ये कि कस्टमर को कॉन्फिडेंस चाहिए जो वो मार्केट में मूव करे। और वो जो घर में बैठा हुआ था कोरोना की वजह से, जब वो मूवमेंट करेगा तो नेचुरल ये है कि जो नेचुरल पे सारी इकोनॉमी आ जाएगी अपने आप। लेकिन आने में अभी कम से कम 6 महीने लगेंगे जी। और इधर से कुछ किसानों की वजह से भी ये महीना भर पूरा खराब हो गया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट कोई डिसीजन सख्त नहीं ले पा रही, क्योंकि सारा ध्यान सब उसी में लगा हुआ है। चाहे चैनल हो आपका, चाहे सबका ध्यान इसी में लगा हुआ है। सबसे पहले तो ये समस्या इनकी खत्म होनी चाहिए, जिसकी वजह से कस्टमर का मूवमेंट बढ़े। और इसी वजह से हाँ,
ठीक है गुलशन जी, मैं और भी आपसे सवाल लूंगी। आपने कहा कि सरकार तो कोशिश कर रही है, लेकिन कारोबारी के अलावा कस्टमर और बाजार के अंदर जो रौनक पहले दिखती थी वो वापस कैसे आएगी, हमें वो भरोसा लोगों के अंदर जताना होगा। लेकिन एक चीज है तिवारी जी, जैसे 2020 के अंदर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर हुई कि हम जब 2021 में या वैक्सीन के करीब होंगे नए साल में, तब जाकर बाहर से कारोबारी या बाहर से निवेशक आएगा या बड़ी कंपनियां आएंगी और भारत एक हब की तरह होगा उनके लिए, जहां पर आप देखते हैं कि चीन से बहुत सारी कंट्री ऐसी थी जहां पर प्रतिबंध लगने के बाद उन्होंने अपने कारोबार को समेटना शुरू कर दिया था। आपकी नजर में 21 में ये वाकई वो वाला साल साबित होगा जिसमें हमारी तरफ दुनिया की नजर रहेगी, कारोबार के लिहाज से भी, हमारी अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी? देखिए, मेरा मानना है कि जो वित्त वर्ष 2021-22 होगा, उसमें पहले से ही संकेत आ रहे हैं 2020-21 से ही। केवल एक दृष्टांत अगर ले लें, फॉरेक्स रिजर्व्स 581 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए, लेकिन जो चालू खाते का अधिशेष था, कहते हैं करंट अकाउंट सरप्लस, एक बड़ा इंडिकेटर था। सरप्लस इसलिए जीडीपी के सापेक्ष करीब 3.8% था, जो अब घटकर 2.4% पर आया है। उसका कारण यह है कि हमारे आयात बढ़ रहे हैं। प्रियंका जी, अगर आयात बढ़ रहे हैं और ये करंट अकाउंट डेफिसिट घट रहा है जीडीपी के सापेक्ष, तो ये सीधा संकेत इस बात का है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रिकवरी आरंभ हो चुकी है। इसी तरह 2021-22 में एफडीआई का इनफ्लो बढ़ा, एफपीआई का इनफ्लो जारी रहा। यही तो कारण बना कि 581 बिलियन डॉलर पर 18 दिसंबर तक हमारे फॉरेक्स रिजर्व पहुंच गए। अब कुल मिलाकर ये एक बात बनती है जो चर्चा में आ रही है कि जो ग्रोथ है वो इस बात से तय होगी कि उपभोग का स्तर क्या है, निवेश का स्तर क्या है और निर्यात की स्थिति क्या है। मेरा मानना है कि इन तीनों पैरामीटर्स में सुधार होगा और इस सुधार के चलते जो विदेशी निवेशक हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजी निवेश अधिक करेंगे। इस प्रकार विकास एक तरह से उत्फुल्लित होगा, प्रोपेल करेगी ग्रोथ। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो चर्चा में पहले भी आई कि विकास इस बात से भी निर्धारित होता है कि जनमानस का मनोबल कैसा है, निवेशक का मनोबल कैसा है। वैक्सीन के आ जाने के बाद कोरोना पर एक तरह से जो हमने अपनी विजय पताका फहरा दी है, उसके बाद लोग जनमानस में लोगों के स्तर पर, लोगों जब कह रहे हैं तो सभी के स्तर पर, नीति निर्माताओं के स्तर पर भी एक नया विश्वास या भरोसा, मनोबल में वृद्धि होगी और ये कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था को रिकवरी के पाथ पर अच्छी तरह ले जाने में समर्थ होगी। अब क्योंकि एपी तिवारी जी आप ही कह रहे हैं कि अब हमें बहुत ज्यादा 20 के बारे में सोचना छोड़कर 21 के लिए प्लान एग्जीक्यूट करने वाली सिचुएशन में आना चाहिए, लेकिन दानिश इकबाल जी, आज जब ये खबर मिली है कि वैक्सीन मिल रही है, देश को पहली मंजूरी मिल गई है, तो हम ये भी देख रहे हैं कि नए स्ट्रेन की वजह से जहां जहां पर ये फैल रहा है वहां पर प्रतिबंध लगे हैं। एक डर अब हर इंसान के मन में है 21 को लेकर कि खतरनाक भले ना हो, लेकिन चिंताजनक बात है कि हम फिर से कहीं बैठने को मजबूर ना हो जाएं घरों में, क्योंकि बहुत सारे कामकाज ऐसे हैं जो घर से हो नहीं सकते हैं। और हमारे देश में भले ही नहीं, लेकिन बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जहां पर प्रतिबंध लगाए गए हैं इस साल। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं प्रियंका। देखिए, भारत ने भी जो है एयरलाइन से की जो रूट्स थी, जो आवाजाही थी जो ब्रिटेन के साथ, उसको बंद कर दिया कि ताकि जो है हम अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित रख सकें। और देखिए, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वैक्सीन आई है और तो अब जो है वो डर जो है जो आम जनमानस है, जो आम लोग हैं, उनके मन से ये डर निकल चुका है। देखिए, ऐसे भी लोग जो हैं, जो आप देखेंगे अगर बाहर में, तो लोगों का जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो नॉर्मल चल रहे थे, वो प्रोटेक्शन जरूर ले रहे थे, वो मास्क जरूर लगा रहे थे, वो सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन कर रहे थे। सरकार भी जो है पूरी तरह से निगरानी कर रही थी, सरकार भी पूरी तरह से जो है अवेयर कर रही थी लोगों को कि आप मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और उस आधार पर लोग अपना काम कर रहे थे। लेकिन अब जो वैक्सीन आ गई है, तो वैक्सीन आने के बाद मुझे लगता है कि लोगों के अंदर से डर बिल्कुल चला जाएगा और लोग अब जो है कहीं ना कहीं एक तरह से जो है वो स्थिर हो जाएंगे, स्थिर मन से जो
जो है लोग अपने अपने जीवन को आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। और नया साल है, नए साल में हम सब पॉजिटिव सोच रहे हैं और खुशखबरी भी आज के दिन आई है, तो लोग बहुत पॉजिटिव है। और भारत के लोग तो प्रियंका आप जानती हैं बहुत पॉजिटिव लोग हैं, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और काफी आगे की ओर देखते हैं कि जो 2020 में गुजर गया, जो जिस प्रकार से हम लोग लॉकडाउन में थे, जिस प्रकार से पूरा जीवन चला लॉकडाउन के अंदर, उसको अब हमें भूल जाना चाहिए और भूल करके जो है अब अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाना है। और अब तो वैक्सीन भी आ चुकी है, मुझे लगता है कि 2021 का जो साल होगा वो बहुत खुशहाल होगा भारत के लिए। जो भारत का जो विश्व गुरु का सपना है वो मुझे लगता है उसमें एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है ये साल। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है भारत जो है आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है, चाहे वो एजुकेशन के माध्यम से हो, चाहे वो कल्चर के माध्यम से हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के माध्यम से हो, चाहे वो छोटे छोटे जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो लघु उद्योग हैं, तो इन सब माध्यमों में सरकार लगातार बहुत जमीनी स्तर पर काम कर रही है। और जो एक बड़ा बाजार खुला है, मुझे लगता है कि इस कोरोना से जो सबसे पॉजिटिव चीज निकल करके आ रही है भारत के लिए वो ये है कि जो एक बड़ा व्यापार के लिए बड़ा मार्केट, बड़ा बाजार भारत को मिलने जा रहा है। बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भारत आ रही है और भारत के युवाओं को रोजगार मिलेगा, भारत के स्किल लेबर को जो है नौकरियां मिलेंगी, भारत की जो रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल होगा और भारत जो है आर्थिक तौर पर और सशक्त होगा और भारत की शक्ति जो है पूरे दुनिया में जो है एक मुकाम रखेगी, एक पहचान बनाएगी और विश्व गुरु की तरफ लगातार हम अग्रसर होते चले जाएंगे। प्रियंका जी, ठीक है। गुलशन जी, मेरा सवाल अब ये है कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्री एक कारोबारी होने के नाते आपको नजर आ रही है कि 21 में कुछ हो ना हो लेकिन इस इंडस्ट्री की चांदी होने वाली है, या यहाँ उपभोक्ता, यहाँ पर जो कस्टमर है वो ज्यादा नजर रहेगी उसकी? कौन सी इंडस्ट्री आपको लग रहा है कि अगर कोई स्टार्टअप भी होगा या कोई इन्वेस्ट करने का सोचेगा, कोई निवेशक अगर आएगा तो ये इंडस्ट्री मुफीद रहेगी? इंडस्ट्रीज में ये होटल इंडस्ट्रीज का ग्रोथ इस वक्त आगे ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि जिसकी वजह से एक साल के अंदर इन्होंने जितना नुकसान खाया है और इसके ऊपर अब इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ गया है, लोग बढ़ने की वजह से इसमें आगे आने वाले टाइम में ग्रोथ बहुत होगी। और दूसरा तो करीब करीब मेरी समझ में तो सभी को होगा, चाहे आप सेंसेक्स देखिए कहाँ ग्रोथ कर रहा है। हाँ, और एग्रीकल्चर के अंदर बहुत अभी सब संभावनाएं जो बढ़ेंगी, लेकिन अब एग्रीकल्चर की समस्याएं खत्म हो, कोई एमएसपी पे लड़ रहा है, कुछ पे लड़ रहा है, इन चीजों की समस्याएं खत्म हो तो इनके संबंधित बहुत आइटमें हैं जिस पे ग्रोथ हो सकती है। एक चीज तो तय है, जैसे गुलशन जी आप बता रहे हैं कि कोई एक इंडस्ट्री की तरफ नहीं लेकिन सारी इंडस्ट्री में एक रिफॉर्म दिख सकता है, क्योंकि हमने कोरोना काल में लोगों को बदलते देखा, काम करने में बदलाव लाते देखा, और इंडस्ट्री अब जब खुलेंगी और रफ्तार पकड़ेंगी तो कभी नहीं रुकेंगी, क्योंकि अभी तक हम वो अनुभव हमारे पास नहीं था, वो अंदाजा नहीं था कि कभी ऐसा हो जाए तो काम को आगे कैसे बढ़ाया जाए। यकीनन उसका फायदा 2021 में मिलेगा। अब जल्दी से नजर डालते एक महत्वपूर्ण चीज इस पर एपी तिवारी जी कह रहे थे, निवेश को लेकर बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है कि निवेश आएगा क्या भारत? बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी नजर भारतीय बाजार पर है, लेकिन भारत 2019 के अंदर सबसे ज्यादा एफडीआई आकर्षित करने वाले देशों की सूची में 9वें नंबर पर रहा था। अब दरअसल तस्वीर यह है कि कोरोना काल में विदेशी निवेश पहले के मुकाबले लगभग 2020 के दौरान पिछले साल ठप रहा। अब इसी को कैसे बढ़ाया जाएगा 21 के अंदर? कोरोना काल के बाद निवेश पर फैसला सरकार को फूंक फूंक कर लेना पड़ेगा। यह भी तय किया गया बीच में कि कुछ बदलावों के साथ ही इस निवेश को मंजूरी दी जाएगी। चुनौती को अवसर बनाने वाले आत्मनिर्भर भारत के सपने को सरकार पूरा करेगी। इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने निवेश को लेकर रहेगी। निवेश के लिए निवेशकों को लुभाना, भारत में लाना, अब सरकार को इस पर काम करना है और यकीनन सरकार ऐसे एक्शन प्लान लेकर आ रही है जिससे निवेशकों को भारत लाया जाए। चीन से खफा मुल्कों को भारत की ओर आशान्वित करना बहुत बड़ा काम है, जिस पर कहा जा रहा है कि 2020 में ही सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी थी। और इसी बीच में सोचिए, कृषि कानूनों पर किसानों को समझाकर आंदोलन खत्म करवाना, वो भी जल्द से जल्द खत्म करवाना, ये सरकार के एजेंडे में रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर किसानों को समझाना, इसे सही से लागू करवाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज 2021 में सरकार सामना करेगी। इसका 2022 तक, ठीक एक साल बाद, किसानों की आय को दोगुना करने का सरकार ने जो वादा किया था
उसको पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। कोरोना काल में आर्थिक तंगी के शिकार किसानों को उठाना भी चुनौती है, क्योंकि अभी स्थिति यह है कि किसान इस समय अपनी आय को लेकर चिंतित हैं। कोरोना काल के बाद इस साल कैसे किसानों के लिए नई स्कीम लाई जाएंगी, क्या वो होगा? पहले किसान सम्मान निधि, लेकिन इसके आगे बढ़कर अब किसानों के लिए सरकार क्या करेगी? कोरोना काल के बाद किसान और इसके साथ साथ किसान के अलावा वो रास्ता, वो उम्मीद निवेश की जिससे भारतीय बाजार के अंदर चार चांद लग सकते हैं। एपी तिवारी जी, निवेश को लेकर आपके मन में क्या चीजें हैं कि अगर भारत के अंदर एक बड़ा बाजार और उसमें कूदने के लिए अगर भारतीय कंपनी के साथ में जुड़ने के लिए या निवेश करने के लिए जो विदेशी निवेशक हैं, किन किन चीजों पर आपकी नजर जा रही है कि हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा 2021 निवेश आएगा बड़ी तादाद में बाहर से? देखिए, उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लागू किया। ये वो स्कीम है जिसको राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 2020-21 के बजट में भी आत्मसात किया गया। मेरा मानना है कि ये जुड़ा हुआ है इस बात से, ये सेक्टर पूरा जुड़ा हुआ है इस बात से कि कुछ उद्योग ऐसे हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनके उत्पादन में हमें केवल तुलनात्मक लाभ या कॉम्परेटिव एडवांटेज ही हासिल नहीं है, बल्कि उनमें हमें स्पर्धात्मक लाभ प्राप्त है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्राप्त है। जैसे कारपेट इंडस्ट्री को ले लें, कांच उद्योग को ले लें, फिरोजाबाद का बैंगल कटिंग इंडस्ट्री है, आगरा का लेदर इंडस्ट्री और कानपुर का लेदर इंडस्ट्री है। ये विभिन्न उत्पाद ऐसे हैं, मेरा मानना है कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण, क्योंकि ये जैसा अभी आपने कहा कि यदि सरकार किसानों को समझा ले जाती है कि ये नए कानून उन्हीं के हित में हैं और कृषि का विविधीकरण होता है, तो मेरा मानना है कि कृषि और कृषि से संबंधित वानिकी, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, ये वो उप क्षेत्र हैं जिनमें पूंजी निवेश की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि यही उद्योग, ऐसा मेरा मानना है कि यही उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अब सनराइज इंडस्ट्रीज हैं। कभी सनराइज इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल सेक्टर होता था, स्टील सेक्टर होता था, सीमेंट होता था, लेकिन जो सनराइज इंडस्ट्रीज थी वो अब सनसेट इंडस्ट्रीज बन चुकी हैं। सनराइज इंडस्ट्रीज वह हैं भारत में अब जिनके उत्पादन, ग्रोथ, रोजगार और निर्यात की प्रचुर संभावनाएं हैं, और ये पूरी तरह से मैं समझता हूं जो स्ट्रैटेजी पिछले कुछ बजट में केंद्र सरकार की और सूबे के उत्तर प्रदेश की बात कर लें बदली गई है, उसमें पूरा जोर जो रोजगार को लेकर है, निवेश को लेकर है, वो उन क्रियाओं को है जिनमें पूंजी की तुलना में श्रम का अधिक उपयोग होता है। और यदि इन श्रम सघन उद्योगों में पूंजी निवेश बढ़ता है, जिसकी उम्मीद बहुत काफी है, तो मेरा मानना है कि जो श्रम का पलायन बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों को होता रहा है, वो भी थमेगा, और इसके परिणाम स्वरूप जो सामाजिक और सांस्कृतिक कह सकते हैं समस्याएं उत्पन्न होती रही हैं परिवारों में, या सामाजिक कह सकते हैं राष्ट्रीय दृष्टि से भी, क्योंकि कोरोना संकट के दौरान ये देखा हमने, प्रतिशासित किया एक राष्ट्र के रूप में। तो मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया के निवेशक और भारतीय निवेशक भी एक स्थिर बाजार चाहते हैं, एक ऐसा पॉलिटिकल डिजाइन चाहते हैं जहां स्थिरता हो, और इस पैमाने पर बड़ी संभावनाएं हैं। 2021-22 में पूंजी निवेश में यदि वृद्धि होती है तो इससे उत्पादन बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि निर्यात की प्रचुर संभावनाएं हैं, निर्यात मार्जिन बढ़ेगा, और कुल मिलाकर कह सकते हैं अर्थव्यवस्था पटरी पर आती हुई दिखेगी। बिल्कुल, लेकिन अगर दानिश जी मैं ये कहूं कि जैसे अभी एपी तिवारी जी कह रहे हैं, गुलशन जी कह रहे हैं कि ये जो 2021 के अंदर निवेश की और किसानों को समझाने वाली बातें हो रही हैं, दोनों ही चीजें इस समय होनी बाकी हैं, जिसमें आप सबसे ज्यादा इस समय अगर सरकार कहीं फंसी है तो किसानों को समझाने के मसले पर। और पिछले 6 साल से आप ये कह रहे थे कि किसानों की आय 2022 में दुगनी होगी, एक साल के अंदर 21 में किसानों को रिझाना, समझाना, क्या क्या चीजें आपकी नजर में हैं जो अब किसानों के सामने एक तस्वीर क्लियर करेंगी कि सरकार ने 2022 का एक समय दिया था और वो पूरा होने की जब नजदीक हो तो ये रिफॉर्म्स
कैसे आप किसानों को समझा पाएंगे? प्रियंका जी देखिए, जो वादा सरकार ने किया था कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, उसी के क्रम में उसी के लिए जो है ये सशक्त कृषि कानून जो है लाया गया सरकार की तरफ से। और ये कानून निश्चित तौर पर किसान को बहुत सशक्त बनाता है, किसान को ओपन मार्केट देता है, किसान को मजबूत बनाता है कि वो अपने उत्पादन को देश के कोने में कहीं भी जाकर के बेच सकता है। किसान ही उस उत्पादन का रियल मालिक है और उसके इच्छा के अनुसार ही वो अपने उत्पादन को बेचे, जहां चाहे जब चाहे बेचे जी। और जो छोटे किसान थे उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक प्रावधान ला करके, ताकि वो अपने सही उत्पादन कर सके, कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग के माध्यम से अनाज का सही मूल्य लगाया जा सके। तो इस वजह से जो छोटे किसान थे वो भी सशक्त होंगे। तो ये कृषि बिल जो है ये तो किसानों के भलाई के लिए है, किसानों को सशक्त करने के लिए है, ओपन मार्केट है। तो मुझे लगता है कि जो राजनीति हो रही है वो अलग विषय है, उस पर हम अलग से डिबेट करते रहे हैं, लेकिन इस कृषि कानून के माध्यम से निश्चित तौर पर किसान सशक्त तो होगा भारत का, एक बात है। दूसरी बात, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की उत्तर प्रदेश सरकार ने जो लागू किया था, उसी की तर्ज पर आत्मनिर्भर बिहार का पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने आत्मनिर्भर बिहार पे लड़ा। और आत्मनिर्भर बिहार कहने का मतलब कि बिहार के हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ ऐसा उत्पादन है प्रियंका जी, चाहे वो मखाना हो, चाहे वो जो है मधुबनी की पेंटिंग्स हो, चाहे वो सिल्क का प्रोडक्शन हो, चाहे बहुत सी चीजें हैं, मछली पालन है, मुर्गा पालन है, छोटे छोटे उद्योग हैं। तो इनको जो हम जोड़ते हैं और इनका जब एक प्लेटफॉर्म देते हैं, इनको हम जब लोन देते हैं छोटे उद्यमियों को कि वो अपने आप को सशक्त करें, वो अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को बड़ा करें और उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। वो प्लेटफॉर्म भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में हो सकता है, भारत के बाहर अलग अलग देशों में हो सकता है। उसी प्रकार से प्रियंका जी, इस भारत एक विचित्र देश है जहां पे ठीक है। दानिश इकबाल जी, एपी तिवारी जी, गुलशन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ जुड़े और हमारे तमाम दर्शकों को आपने बताया कि 2021 में यूं ही नहीं कहा जा रहा कि उम्मीदों का साल होगा, ये साल आपके लिए खुशहाली लाई, यही उम्मीद करते हैं। बड़ी खबर है, पाकिस्तान के अंदर हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की बड़ी खबर सामने आ रही। पाकिस्तान से जानकारी, खैबर पख्तूनख्वा के करक जिले के अंदर तोड़फोड़ की खबर है। हिंदू मंदिर पर गुस्सा उतारते हुए तोड़फोड़ की गई है। पाकिस्तान से दरअसल ये खबर सामने आ रही है, जहां हिंदू मंदिर के अंदर तोड़फोड़ की खबर है। ये दरअसल खबर है खैबर पख्तूनख्वा के करक जिले से। दरअसल इसी को लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन भी किए गए हैं दिन में आज, कि पाकिस्तान जो इस समय कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर मंदिरों को तोड़ने की साजिश रच रहा है, उसमें यह जाहिर होता है कि कैसा अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार है पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। और ऐसी खबर पाकिस्तान से आज सामने आई है कि फिर एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया, तोड़फोड़ की गई। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।